हाउ टू ड्राफ्ट अ प्लेंट। वाद पत्र कैसे तैयार करते हैं। ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेंट रिटन स्टेटमेंट और यू से प्लीडिंग्स इज एन आर्ट। आर्ट ऑफ व्हाट? आर्ट ऑफ articulating or arranging. What arrangement? What articulation? Scattered thoughts and write it down in a systematic manner, not haphazard manner, not slipshod manner. Suppose your client comes to you and give details कि मेरी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर किसी और ने कब्जा कर रखा है, आई वॉन्ट डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप, टाइटल सूट फाइल करना है, मुझे रिकवरी ऑफ पोजेशन चाहिए, उस प्रॉपर्टी के ऊपर पोजेशन के बाद उसने टेनेंट लगा रखे हैं, मेन प्रॉफिट बनता है। नाउ यू हैव टाइटल, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, मेन प्रॉफिट, recovery of possession. So all these scattered thoughts, voluminous documents, client will give you voluminous documents, ढेर सारे पेपर्स वो आपको देकर जाएगा, बड़ी लंबी कहानी सुनाकर जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने उन स्कैटर्ड थॉट्स को एक्यूमुलेट करना है, उसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, सिस्टमैटिकली, नॉट हैphazardly. What civil procedure code says? Civil procedure code says plaint contains only material facts, no evidence. Only material facts, no evidence. तो आपने सिर्फ और सिर्फ मेटेरियल फैक्ट्स लिखना है। आपने असर्शंस लिखने हैं, एलिगेशंस लिखने हैं, मेटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं, लेकिन कैसे उसको प्रूव करेंगे, एविडेंस क्या है, वो नहीं देना है। आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स की कोई जजमेंट, कोई प्रेसिडेंट आपने प्लेंट में नहीं लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू स्टार्ट ड्राफ्टिंग अ प्लेंट, यू मस्ट नो, यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ लॉ, लीगल। आप कौन कौन से लॉ आपने अप्लाई करने हैं, कैसे ड्राफ्ट करना है आपने। ऑर्डर 7 CPC, ऑर्डर 6 CPC, ऑर्डर 4 CPC आपको पता होना चाहिए। देन ओनली यू विल एबल टू ड्राफ्ट अ गुड, यू विल एबल टू ड्राफ्ट अ गुड प्लेंट। What are those ingredients? सपोज एक पेंटर है, उसको क्या चाहिए? उसको कलर चाहिए, कैनवस चाहिए। देयर आफ्टर वॉट ही डज, ही यूजेज हिज ओन स्किल्स एंड इमेजिनेशन। आफ्टर यूजिंग हिज ओन स्किल एंड इमेजिनेशन, ही पेंट अ पिक्चर। इन द सेम मैनर, वी आर लॉयर्स। हमारे टूल्स क्या हैं? हमारे टूल्स हैं वर्ड्स, हमारे टूल्स हैं नॉलेज ऑफ लॉ, हमारे टूल्स हैं जो कॉमन सेंस। अब कॉमन सेंस अगर नहीं है तो प्रैक्टिस से वो अक्वायर की जाती है। जो एक्सपीरियंस है, जब सपोज आपने एक ड्राफ्ट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, तो धीरे 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 यू अक्वायर दैट स्किल, यू गेट दोज इमेजिनेशन पावर्स नेचुरली। क्योंकि क्लाइंट तो आपको पूरी कहानी बता गया, लेकिन डिसाइड तो आपने करना है कि इसमें से मटेरियल फैक्ट्स कौन सा है। व्हाट आर दोज मटेरियल फैक्ट्स दैट आई विल incorporate in my plant, write down in my plant. And plant, before writing plant, you must be aware of this fact that this is to be drafted in a systematic manner, not haphazard manner, not one fact here, one fact there, one date here, one date there. No, you cannot do so. If you do so, then क्या नुकसान है इसके? What are those harms? क्योंकि प्लेंट क्यों फाइल किया गया? प्लेंट इसलिए फाइल किया गया कि सामने वाली जो पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, जो रिस्पेक्टिव पार्टी है, उसको ये पता लगे कि कंट्रोवर्सी क्या है, मेरे ऊपर एलिगेशंस क्या हैं, व्हाट आर दोज एलिगेशंस। अगर आप वो नहीं बता पाए, अगर आप क्लियरली वो नहीं बता पाए, देन नेचुरली वो पता ही नहीं लग पाएगा उसको कि मैटर इन कंट्रोवर्सी क्या है। हाउ जज विल फिगर आउट, हाउ जज विल फ्रेम इश्यू। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि अपोजिट पार्टी को पता होना चाहिए। अब जज को अगर क्लैरिटी नहीं है कॉज ऑफ एक्शन, मैटर इन कंट्रोवर्सी के ऊपर, देन हाउ जज विल फ्रेम द इश्यू कैसे फ्रेम करेगा? तो नेचुरली जो ड्राफ्टिंग है, जब आप प्लेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। What is plaint actually? Plaint is actually plaintiff who is filing plaint, who is instituting suit by presenting a plaint, actually setting forth his case. And if all those details,
all those documents where from reference is taken is not systematically arranged, if it is in haphazard manner, then relief, he might not get the relief. And the relief, if you divide plaint, then cause of action, valuation, relief, these are the क्लासिफिकेशन. आप उसको डिवाइड अगर करेंगे उसको पार्ट में, तो ऐसे ही करेंगे आप कि आप सबसे पहले उसमें, अब आपका क्लाइंट अगर आपके पास आता है तो आपने दो बातें पहले ध्यान रखनी है बिफोर स्टार्ट ड्राफ्टिंग अ प्लेंट. फर्स्ट इज, बिकॉज यू आर अ प्लेंटिफ, you are representing plaintiff who is instituting suit. जो सूट इंस्टीट्यूट करता है उसे प्लेंटिफ कहते हैं, जो रिप्लाई करता है उसे डिफेंडेंट कहते हैं, जो डिफेंस लेता है. तो आप प्लेंटिफ हो, आपने सूट फाइल करना है, आपको रिलीफ चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपना रिलीफ तैयार करना है, कॉज ऑफ एक्शन तैयार करना है. साथ में दो बातें और देखनी है आपने, 3 पॉइंट्स: लिमिटेशन, ज्यूरिसडिक्शन एंड वैल्यूएशन. क्या ये लिमिटेशन के अंदर है, whether or not it is barred by limitation. अगर लिमिटेशन से बार्ड है तो आपको कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगानी होगी. अब आपने वैल्यूएशन देखना है. सपोज आपने कोर्ट फीस के बारे में बताया नहीं क्लाइंट को, तो बाद में आपने बताया तो क्लाइंट को पता नहीं लगेगा कि कोर्ट फीस भी लगती है, बिकॉज ही हैज नो लीगल नॉलेज. आपके पास वो है, आपके पास क्या है, फैक्ट्स है, आपके पास क्या है, कॉमन सेंस है, आपके पास क्या है, लीगल नॉलेज है जो आप अप्लाई कर रहे हैं. तो नेचुरली जब आपने वैल्यूएशन निकालना है, कोर्ट फीस कितनी लगेगी वो निकालना है, उसके बाद आपने देखना है उसके अकॉर्डिंग की जुरिस्डिक्शन कहाँ है इसकी, टेरिटोरियल एंड पेक्यूनियरी बोथ. सपोज अगर पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है सीपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, अगर जुरिडिक्शन है देन ओनली यू विल फाइल, अदरवाइज कोर्ट जहां जुरिडिक्शन है यू विल फाइल दैट सूट देयर ओनली. दिस इज द रिक्वायरमेंट. अगर पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन नहीं है, तो अगर सपोज पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन नहीं है, मुंसिफ कोर्ट की नहीं है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे. आपको यह पता होना चाहिए कि पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन कितनी है. तो ये 3 चेक्स हैं जो सबसे पहले आपने करने हैं बिफोर स्टार्ट ड्राफ्टिंग: लिमिटेशन, जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल और पेक्यूनियरी वट एवर इट इज, एंड थर्ड वन इज वैल्यूएशन व्हिच इज कोर्ट फीस. देयर आफ्टर यू स्टार्ट ड्राफ्टिंग अ प्लेंट. Vocabulary words are trade of lawyers trade, Lord Denning says. तो आपने अपनी वोकैबुलरी, अपनी लीगल लैंग्वेज, लॉ की एप्लीकेशन, कॉमन सेंस एंड सीपीसी, इसके साथ आपने स्टार्ट करना है ड्राफ्ट करना. हाउ टू स्टार्ट? सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 1 अगर आप रीड करेंगे तो वो बताता है कि आपने क्या क्या लिखना है. ऑर्डर 6 जब आप पढ़ते हैं तो वो बताता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है. ऑर्डर 6 कहती है यू हैव टू स्टेट, यू शैल स्टेट, प्लेंट शैल कंटेन, प्लीडिंग शैल कंटेन only and only, shall word is used here, that is mandatory, it means it is mandatory. Only and only material facts, no evidence, no nothing else. मतलब शॉर्ट एंड कंसाइज्ड मटेरियल फैक्ट्स आपने लिखने हैं, एविडेंस नहीं लिखना है. कैसे आप उसको प्रूव करेंगे ये प्लेंट में नहीं बताना है. आपने शॉर्ट रखना है, कंसाइज्ड रखना है, टू द पॉइंट रखना है. पैराज छोटे होने चाहिए, बड़े बड़े पैराज नहीं लिखने हैं. इस बात का आपने ध्यान रखना है. देयर आफ्टर व्हेन यू स्टार्ट ड्राफ्टिंग, in those cases, order 6 rule 4 if you read, in those cases अगर वो फ्रॉड का मसला है, कोअर्शन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अगर ऐसा कोई केस है आपके पास आया है, तो वहां पर ऑर्डर 6 रूल 4 अलाउ करती है कि पर्टिकुलर्स भी आपको उसके देने हैं. आप उसको ऑर्डर 6 रूल 4 उसके लिए रीड कर सकते हैं. ऑर्डर 7 रूल 1 के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने कोर्ट का नाम लिखना है जिस कोर्ट में आप फाइल कर रहे हैं. उसके बाद आपने पार्टी के नाम और नाम के साथ डिस्क्रिप्शंस भी लिखने हैं आपने. व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन मीन्स एज, रेजिडेंट ऑफ, अगर सपोज कोई कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो एड्रेस आपने लिखना है. उसके सामने सपोज अगर 1 2 3 प्लेंटिफ हैं, मान लो 2 3 प्लेंटिफ्स हैं,
या सपोज 4-5 डिफेंडेंट्स हैं, तो ऑल दोज 5 डिफेंडेंट्स, नेम ऑफ ऑल दोज 5 डिफेंडेंट्स, 1 2 3 4 5 ऐसे सारे डिफेंडेंट्स के नाम लिखने हैं, उनकी एज उनके साथ नाम के साथ, सपोज एक्स एज्ड 23 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ डैश 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 दिल्ली, पिन कोड सारा लिखना है. डिफेंडेंट नंबर 1, thereafter defendant number 2 in the same manner, defendant number 3, defendant number 4, defendant number 5, और उसी तरह plaintiff versus defendants. And thereafter when you start drafting, write it memorandum of petition under order 7 rule 1 of civil procedure code. अगर आप commercial court में फाइल कर रहे हैं तो along with the commercial codes relevant provisions of the commercial codes act. Thereafter start discussing those material facts, and after discussing those material facts, first discuss about parties, all the parties, then all those material facts which client has shared with you, and thereafter the cause of action. Suppose cause of action is recovery of money, declaration, title, possession, co-partner, will, whatever it is related to cause of action, and then compute the limitation, and thereafter valuation of court fee, and thereafter affidavit or statement of truth, whichever is applicable. Just write those that declaration, that whatever is stated in this in these paras of plaint are true, जो disclosures है. और इसके अलावा एक काम और करना है आपने, जो डेपोनेंट है, सपोज अगर आप प्लेंटिफ के लॉयर हैं, आप प्लेंट फाइल कर रहे हैं, तो जो डेपोनेंट है, जो प्लेंटिफ है, या अगर कंपनी है तो उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, उससे आपको प्लेंट के सारे पेजेज पर सिग्नेचर लेने हैं. और प्लेंट के सारे पेजेज पर सिग्नेचर लेने के बाद जो पार्ट है, जो वेरिफिकेशन का पार्ट है, जो एफिडेविट का पार्ट है, उसको आपने नोटरी से अटेस्ट कराना है. ये प्रैक्टिकल बात है जो आपने फाइल करना है सूट को. जब आप प्लेंट को फाइल करते हैं तो इस तरह से हम फाइल करते हैं. दिस इज हाउ यू ड्राफ्ट अ प्लेंट.